तो उसको सारा कुछ ही एक प्रकार से मजदूरों को या किसी को जो आज तक मिला उसी को छीनने में लगे हुए हैं। तो ये आज ऐसी स्थिति है कि आपने देखा कि अभी बजट आया, बजट में उन्होंने कोई कुछ नहीं किया। उन्हें पता नहीं क्या हमारे ग्रामीण मजदूर भाइयों से ऐसा क्या दुश्मनी थी कि जबकि वो सारे उनको जिताए, सारे देश में उनकी सरकार है, वोट है, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें काटने के लिए केवल नरेगा वाले मिले। हमारे इस बजट को बढ़ाने की बात हम कर रहे थे, दिहाड़ी बढ़ाने की बात कर रहे थे कि न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। हमारा कम से कम नहीं, अगर आज 20,000 रुपए मिल रहे हैं तो कम से कम 20,000 के हिसाब से हमारी दिहाड़ी मिलने बने तो कहीं ना कहीं 800-900 रुपए के करीब बैठती है प्रतिदिन के, डेली के हिसाब से, तो वो पैसा हमारा मिले। और उसमें तो कानून में ये भी कहा गया था अगर हम काम के लिए आवेदन करते हैं, काम नहीं देती सरकार, उनकी वो है दिक्कत, हम बेरोजगार हैं, हमने काम मांगा जिला तहसील जहाँ भी हमने अप्लाई किया और उसके 15 दिन के बाद अगर हमें काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिले। ठीक है ना, कानून तो ये भी है, उसमें ये भी कहा गया है। लेकिन बहुत सारे मजदूरों ने काम के लिए आवेदन दिए, उसके बाद भी काम नहीं मिला। जिनको काम मिला उनके पैसे नहीं मिले, पैसे मिले तो उसमें भी गड़बड़, हेरा फेरी, प्रधान सरपंच जो भी उसका मालिक है, जो भी लगाता है आवेदन एप्लीकेशन। तो इस तरह का जो ये भ्रष्टाचार है ये तो बंद होना ही होना चाहिए। लेकिन कम से कम जो मजदूर, जो खेतीहर मजदूर, जो ग्रामीण मजदूर, जो असली देश के निर्माता हैं, हम निर्माण मजदूरों को शहर निर्माता बोलते हैं, शहर में, दिल्ली में हम उनको सिटी मेकर बोलते हैं, शहर के निर्माता बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के जो मजदूर हैं यही देश के निर्माता हैं असली। आप और हम ही काम करते हैं तो ही कुछ बनता है, चाहे सड़क बनानी हो, मकान बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो। जिस दफ्तर में ये काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी संसद भवन बन रही नहीं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में पार्लियामेंट तोड़ के दोबारा पार्लियामेंट बना रहे हैं, ये सब कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? निर्माण मजदूर ही तो बना रहा है। और वो निर्माण मजदूर कौन है? वो हम ही तो है निर्माण मजदूर। चाहे वो दिल्ली, अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सारे के सारे 90% तो बाहर से ही है, जो हमारे प्रवासी भाई हैं, चाहे वो बिहार से आके, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या उड़ीसा से आके काम कर रहे हैं, तो वही तो यहाँ बना रहे हैं। तो जो आपके इस पूरे देश को विकास कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बिल्डिंग बन रही है, आप कहीं जाते हैं ना गांव में तो कच्चे मकान होते हैं, तो वो छप्पर के थे, अब वो पक्के हो गए, खड़ंजा था, सड़क बन गई, उसी को देख के कहते हैं ना इस गांव में कोई तरक्की हो रही है, बड़ा विकास हो रहा है, क्यों? उसी को देख के बोलते हैं। लेकिन जो बनाता है क्या उसका भी विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या उसका छप्पर से मकान बना या नहीं बना? उसका परिवार चला या नहीं चला, है ना? उसकी सड़क पे मिलने की गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही? उसको खाने कमाने का रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो जिस दिन जब तक वो नहीं होगा तो भाई फिर विकास किस तरह का विकास होगा? तो ये जो सोच है ये बहुत गलत है कि भाई मजदूरों से काम लो, शोषण लो। आज 75 साल बाद भी तो आप काम कीजिए, तो आप अमृतकाल का ये क्या है, शब्दों का खेल खेलती है सरकार, ठीक है ना? ऐसे शब्द ले आएगी कि बाकी सब चीजें छुप जाए, जो उनकी कमियां कमजोरियां वो सब छुप जाए। तो ये अमृतकाल के रूप में भैया अमृत उनके यहाँ बरस रहा है, हमारे यहाँ तो क्या बरस रहा है? कुछ नहीं। हम तो और क्या कहते हैं, बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हमारे तो बच्चों के निवाला छिन रहा है, खाना छिन रहा है, कपड़े पहनने का नहीं मिल रहा, रहने का नहीं मिल रहा। एक प्रकार से आजादी के बाद भी हमारी स्थिति वैसी की वैसी है। देश में बहुत बड़ी ताकत है जो इस तरह के काम करते हैं, खेतीहर मजदूर हो, निर्माण मजदूर हो। असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक प्रकार से देखा जाए तो 93% 100 में से 93 इस तरह का काम करते हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, ठीक है ना? और केवल 7% ऐसे हैं जो कॉलर वाले, जो दफ्तर में बैठ के काम करते हैं या संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन जब बांटने की बात आती है, कमाई हमारा ही पैसा हमें ही वापस नहीं मिलता, तो तब क्या होता है? तब जो हम पैसा जीडीपी जिसको बोलते हैं ना, सरकार कहते हैं कि भाई बहुत एक प्रकार से इनकम हो रही है, देश की तरक्की हो रही है, तो उस पैसे में सुविधा लेने की बात आती है तो सारा हमारा काट दिया जाता है। वो सारा का सारा वो 7% लोगों को चला जाता है। मतलब कमा के हम दे रहे हैं, बदले में आप हमें पैसा, जो हमारा पैसा है वो भी देने को तैयार नहीं है। उसी में कटौती करते हैं आप हमसे। हम क्या नहीं देते? हम हर चीज पे तो टैक्स देते हैं। हम नमक पे टैक्स, बीड़ी पे टैक्स, माचिस पे टैक्स, मोमबत्ती पे टैक्स, जूते पे टैक्स, कपड़े पे टैक्स, खाने पे टैक्स। ये शौचालय यहाँ तो फ्री है, नहीं तो सब दिल्ली में 5 रुपए तो उसमें भी देने पड़ते हैं, ठीक है ना? कहीं 5 रुपए, कहीं 10 रुपए, हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं।
तो जब हमारा पैसा है तो जब बदले में हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए सुविधा? ये तो हमारा हक है, अधिकार है। तो साथियों, बहनों, मजदूर भाइयों, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम भीख नहीं मांग रहे, हम तो काम करके अपना पैसा मांगते हैं। भाई बोल रहे थे कि सरकार बड़े तसल्ली से जोर से कहती है इतने करोड़ लोगों को हमने, इतने लाख लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। अरे भाई, वो हमारे किसान के फसल बो रहे हैं, हमारे ही तो देश में गेहूं पैदा हुआ है, चावल पैदा हुआ है, वो जो कमा के आ रहा है, अन्न आ रहा है, वो आपके गोदाम में आ रहा है, उसी को तो आप हमें वापस दे रहे हो। कहीं विदेश से लेके आ रहे हो, कहीं अमेरिका से लेके आ रहे हो, जो आप हमें फ्री में दे रहे हो, या अपने पैसे से खरीद के दे रहे हो। तब तो हम समझे कि आप किसानों से बहुत सारा पैसा सामान खरीद लिया आपने, अनाज, और फिर बदले में हमें दे रहे हो। तो भैया, हमारा ही अनाज आप हमें दे रहे हो, उसमें भी एहसान कर रहे हो, और उसमें भी 5 किलो, 10 किलो, 4 किलो ऐसे दे रहे हैं जैसे कि भाई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। तो ये जो सोच है कि हमारी चीज को हमें ही देके एहसान जता रहे हो, ये सोच को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें नहीं चाहिए आप राशन। अभी शंकर भाई की बात में सुन रहा था, हमें मत दो फ्री में। अरे आप हमें तसल्ली से ठीक से हमारे काम का, हमारे जो दाम है, उचित काम का उचित दाम, यही हमारा नारा होता था भाई, कि है ना, हर हाथ को काम दो, है ना, और काम का पूरा दाम दो, यही नारा था ना। उस समय मुझे याद है जब बस में हम चलते थे, यही नारा लगाते थे कि हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, है ना। तो हमें कोई झूठ नहीं, आप हमें उचित दाम दे दीजिए, हम भी अपने पल्ले से पैसे खरीदेंगे हर चीज। क्या दिक्कत है भाई? मेरे पास अगर 1000 रुपए होंगे तो मैं अपने पसंद के सब्जी भी लूंगा, कपड़े भी लूंगा, सब कुछ लूंगा, ठीक है। नहीं चाहिए मैं आपके वो वाले गेहूं या चावल जो क्या कहते हैं, जिसको कीड़े भी ना खाए, है ना, जिसमें आधे से ज्यादा तो मिट्टी भरी रहती है। उस गेहूं को साफ करने में 20 किलो गेहूं लेके आओ, तो जब साफ करोगे तो 5 किलो निकलता है ना। चावल 5 किलो चावल लो, निकलता है साफ करने के बाद 1 किलो, नाम हो जाता है 5 किलो 10 किलो का। तो हमें नहीं चाहिए, हम भी अपनी पसंद से हमारे बच्चों को जो इच्छा होगी, जो हमें इच्छा होगी वो देगी, हमें केवल काम दीजिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हमें पैसा फ्री में दीजिए, हमें आप मेहनत की लीजिए, 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपके काम करने के बाद उचित दाम दीजिए, ओवर टाइम लगाएंगे उसका हमें पैसा दीजिए, और हम फिर अपने हिसाब से बढ़ाइए। आप जितनी से बढ़ाना है भाई, आप जितनी महंगाई करना चाहते हैं चीज को, 2 रुपए की जगह 20 कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी तनख्वाह भी 800 रुपए की जगह 8000 कर दीजिए डेली, है ना, 80,000 कर दीजिए, तो हमें क्या दिक्कत होगी? फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना। फिर जब हमारी तनख्वाह भी बढ़ती रहेगी तो कोई बात नहीं, आप सिलेंडर 1000 की जगह 2000 कर दीजिए, लेकिन हमारी दिहाड़ी भी 2000 डेली कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम ले लेंगे सिलेंडर, है ना। तो हमारी दिहाड़ी तो आप बढ़ा नहीं रहे, ठीक है ना, या बढ़ा भी रहे हो। दिल्ली तो कितनी बढ़ा देते हो? 30-40 रुपए बढ़ा दिया, है ना, 50 रुपए बढ़ा दिया। तो हाँ, नहीं मैं वही 10 रुपए बढ़ा दिया, 5 रुपए बढ़ा दिया। हमारी दिहाड़ी तो 5-10 रुपए बढ़ाते हो, और आपकी महंगाई बढ़ती है पूरी 500 से लेकर 1000 रुपए के हिसाब से। तो ये जो तालमेल है, ये जो गैप है, दूरी है, ये नहीं चलेगा। तो आप हमें उचित सम्मान के साथ, उचित सम्मान भी बहुत जरूरी है। मजदूर हैं, हमको वो नहीं है आपके मतलब एक प्रकार से बंधुआ नहीं है। समाज इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, और श्रमिक जो है सबसे सम्मानित कौन होता है? श्रमिक, ठीक है। अगर श्रमिक काम करना छोड़ दे, अगर हम मजदूर भाई काम करना छोड़ दे, बनेंगे इनके मकान, बिल्डिंग, पार्लियामेंट बनेगी? नहीं बनेगी। थाने कचहरी बनेगी? नहीं बनेगी। सब्जी वाला सब्जी देना छोड़ दे, है ना, अखबार वाला अखबार डालना छोड़ दे, जूते बनाने वाला जूता बनाना छोड़ दे, कपड़े धोने वाला कपड़ा छोड़ दे, तो इनका तो घर भी ना चले, ठीक है ना, इनका तो काम भी ना हो। तो हमारा जो काम है उसकी भी इज्जत है असंगठित क्षेत्र के लिए। इसीलिए सामाजिक सुरक्षा की हम बात करते हैं। सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण, 2 चीज हम मांग करते हैं कि हर मजदूर को उसको पहचान मिले, उसकी इज्जत के साथ सम्मान मिले, उसको सामाजिक सुरक्षा मिले, उसको श्रम कल्याण की व्यवस्था हो, जहां काम करे कार्यस्थल पर उस पर भी सुरक्षा हो। बहनों को, महिला मजदूरों को अलग से पूरा जो मातृत्व लाभ या जिस तरह की सुविधा बच्चों के लिए वो मिले। एक नागरिक के रूप में, एक श्रमिक के रूप में हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और ये कोई हम ऐसी चीज नहीं मांग रहे कि जो कानून में के बाहर है, जो संविधान के बाहर है, जो सरकार नहीं दे सकती। ऐसा भी कुछ नहीं मांग रहे कि आपसे कह रहे कि चांद बिल दे दो हमें या तारा तोड़ के दे दो,
ठीक है ना। हम तो मांग वही कर रहे हैं जो जायज है, जो हमारा हक बनता है और जो सरकार को देना चाहिए और जो संविधान कहता भी है ना। हमारा देश, हम सरकार को चुनते इसलिए हैं कि हमारे आप ध्यान रखो। अरे भाई पूरा मत दो, आधा तो दो, आधा नहीं चौथाई तो दो, या जो दे रहे हो उसे तो बंद मत करो। ये सरकार पहले वाली तो आधा चौथाई तिहाई दे रही थी, ये सरकार तो जो मिल रहा था उसको ही बंद करने में लगी हुई है। पता नहीं क्या उनको लगता है कि श्रमिकों को का जितना हम छीनेंगे, जितना उनको दबाएंगे, उससे हम हर बार सत्ता में आएंगे। लेकिन ये भ्रम तोड़ना है, ये पलटना है कि भैया ये उल्टा भी हो सकता है, ये उल्टा भी हो सकता है। भ्रम में हो तो हम अगर मकान बनाना जानते हैं तो तोड़ने भी कौन आता है? निर्माण मजदूरी आता है, कोई और मजदूर नहीं आता। हम तो निर्माण मजदूर को यही बोलते हैं ना कि भाई हम बनाते भी हैं तो तोड़ते भी हम ही हैं। तो अगर हम अपनी पे आ जाएं तो आपको बनाया है तो आपको नीचे भी ला सकते हैं, आपको गिरा भी सकते हैं। हम निर्माण मजदूर के लिए ही काम, हमारा काम ये नहीं है कि हमने बनाने का काम हम करते हैं, तोड़ने के लिए कोई और मजदूर आता होगा। हम ही बेलदार राजमिस्त्री हथौड़ा भी उठाते हैं, करने भी उठाते हैं, है ना, मसाला भी लगाते हैं और तोड़ने का काम भी मलबा देने का, तोड़ने का काम भी हम भी करते हैं। तो हमारे हाथ में दोनों चीज, दोनों हुनर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा हुनर करें। तो इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, हम इस संख्या पे सरकार ना जाए। ये तो टोकन के रूप में हमारे बहने भाई बैठे हैं यहाँ पे, है ना, लेकिन इनके पीछे हजारों मजदूर हैं। हर गांव में बहनें हैं जो काम करती हैं, मजदूर भाई हैं, पूरे देश में काम करने वाले मजदूर हैं। उनकी ताकत को सरकार को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं दिल्ली में आप सभी बहनों भाइयों का, मजदूर भाइयों का, श्रमिकों का समर्थन करता हूँ, अपने संगठन की तरफ से भी, अपने यूनियन की तरफ से भी, निर्माण मजदूर अधिकार अभियान की तरफ से भी, और जिस सेंटर ट्रेड यूनियन से मैं जुड़ा हूँ इंटेक का, जिसका अधिवेशन चल रहा है, उसकी तरफ से पूरा समर्थन है, सहयोग है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आने वाले दिनों में हमारे जो दिल्ली के निर्माण मजदूर भाई हैं वो भी आए, आपके इस धरने प्रदर्शन में, सोलिडरिटी में साथ में वो भी एक दिन बैठे, वो भी हमारा प्रयास रहेगा। और जो भी और मदद हम कर सकते हैं, उस जितनी भी करेंगे उसकी पूरी कोशिश हम लोग की तरफ से, संगठन की तरफ से रहेगी। एक दो नारे मेरे साथ लगाइए, एक जोरदार इंकलाब जिंदाबाद, नरेगा वर्कर यूनियन जिंदाबाद, नरेगा संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपनी मजदूरी लेके रहेंगे, अपना काम लेके रहेंगे। सभी बहनों में, सभी दिल्ली के मजदूरों की तरफ से, श्रमिकों की तरफ से, सभी नरेगा वर्कर सबों की एकता जिंदाबाद, सभी असंख्यित मजदूरों की एकता जिंदाबाद। शुक्रिया, जय हिंद, जिंदाबाद। साथी थानेश्वर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो थानेश्वर जी का बहुत धन्यवाद। एक सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हमारा धरना 100 दिन चलने वाला है, अप्रैल तक चलने वाला है, और इन्होंने अपने संगठन की तरफ से, निर्माण मजदूर अधिकार अभियान की तरफ से समर्थन भी दिया और उन्हें सहयोग करने की भी बात कही। मैं चाहता हूँ सब लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया थानेश्वर जी। उम्मीद है कि हमारे कुछ निर्माण साथी यहाँ आएंगे और बैठेंगे और बातचीत करेंगे, अपनी समस्याओं और इनकी समस्याओं दोनों का आदान प्रदान हो। और हम लोग जो सवाल पहले पूछ रहे थे उनसे भी पूछेंगे कि उनकी पगार, प्रतिदिन की मजदूरी कितनी होनी चाहिए ताकि वो एक इज्जत वाली जिंदगी जी सके। तो उम्मीद है कि वो अगले कुछ दिनों में, क्योंकि हमारा धरना तो लंबा चलेगा। तो साथियों, अब मंच पर जो हमारी साथी बैठी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अपने अनुभव बताएं। मैं शुरू करूंगा मुन्नी से। मुन्नी नरपतगंज प्रखंड के एक सुदूर गांव खरबन्ना, वहाँ से आई हैं। ये अपनी बात रखेंगी, नरेगा का भी अनुभव रखेंगी, कैसे प्रखंड में कैसे ये काम करती हैं, क्या चुनौती है, क्या दिक्कत आती है काम करने में, इन सब पर भी बात रखेंगी। तो मुन्नी। सब साथी को जिंदाबाद। जिंदाबाद। मनरेगा में तो पहले 100 दिन के काम देते थे। 100 दिन को काम में हम लोग लिख करके काम मांगते थे, तो हाथ से हाजिरी लगाते थे, हाथ से लिख करके हम लोग काम करते थे। तो वही में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आया। जब मोबाइल का सिस्टम आया, अन्नोमेश का हाजिरी लगवाना के जो बात आया, तो नेट का प्रॉब्लम होता है। जब नेट नहीं रहेगा तो हम लोग को हाजिरी नहीं बनता है, जब नेट रहेगा तो हम लोग को हाजिरी बनता है। तो हम लोग को पहले 100 दिन के काम देता था, या 14 दिन को भी काम देते थे, तो 14 दिन हम लोग पूरा दिन काम करते थे। आप देते हैं 12 दिन को, 12 दिन हम लोग काम करते हैं,
तो 6 दिन का हाजिरी देते हैं। जब हम लोग आवाज उठाते हैं कि हम लोग 12 दिन खटते हैं, 6 दिन का हाजिरी क्यों देते हैं, तो बोलता है कि आगे से सिस्टम यही कर दिया है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को जो ही सिस्टम बताया जाएगा सरकार के द्वारा हम लोग वही काम करेंगे। तो हम लोग को 12 दिन काम कराता है, 6 दिन को हाजिरी देते हैं। जब 6 दिन को हाजिरी देते हैं, मोबाइल से अन्यमेष होता है तो नेटवर्क के कारण से जब अन्यमेष नहीं होता है तो हम लोग को पूरा दिन जो काम करते हैं वो पूरा मजदूरी भर दिन को हम लोग को चला जाता है, वो मजदूरी हम लोग को नहीं मिलता है। जब काम पूरा 12 दिन जो हो जाता है, हम लोग जो जाते हैं एफटीओ कराने के समय, जब एफटीओ करते हैं तो बोलता है कि लेबर कार्ड, मास्टर रोल, आधार कार्ड से आप लोग का लिंक नहीं है, इसके कारण आप लोग का एफटीओ में नाम नहीं आया है। तो हम लोग सवाल करते हैं सर, जो लेबर कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड से ही बना हुआ है, तो आधार लिंक क्यों नहीं है? तो नहीं, ये सब सिस्टम सरकार की है, हम लोग का नहीं है। हम लोग उसका स्टाफ है, हम लोग को जो कहेगा हम लोग वही सुनेंगे। तो हम लोग वहाँ से हम लोग जब हम लोग को बात नहीं सुनती है, नहीं कुछ करती है, तो बहुत से बहुत हम लोग मजबूरी में हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर अब पैसा डालने का बेड़ी आती है तो बोलता है आधार पेज से पैसा जा रहा है, आधार पेज से जो डालते हैं तो बोलता है आपको मोबाइल से लिंक नहीं है, आपको खत्ता से आधार लिंक नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं जब हम लोग काम किए हैं तो हमको रोजी मजदूरी कौन देगा, तो ये हमको जिम्मेवारी नहीं है, ये बात का जिम्मेवारी हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सरकार का सिस्टम है, जो आधार पेज से पैसा जा रहा है, हम लोग काम किए हैं, दिसंबर से काम किए हैं तो जनवरी में मिला है, जनवरी से हम लोग काम स्टार्ट किए हैं, 2 बार काम किए हैं, अभी तक 2 बार का पेमेंट हम लोग को नहीं आया है अन्यमेष का द्वारा। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अन्यमेष का हाजिरी हटाया जाए, हम लोग का 200 दिन का काम दिया जाए, 1000 रुपया मजदूरी मिलना चाहिए। रुपया है ना, तो इसका भी हमको कारण बताना पड़ेगा। और इसीलिए जो सवाल मैंने पहले पूछा था, आप सबके दिमाग में चलना चाहिए, है ना। ये लंबी लड़ाई है, ये सिर्फ नरेगा की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरी वाली। ये जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसके लिए लड़ाई है, और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई चलते आ रही है। इस पर कानून भी बना है, जो न्यूनतम मजदूरी कानून है, जिसको अंग्रेजी में मिनिमम वेज एक्ट कहते हैं, 1948 का कानून है। जब देश का संविधान नहीं बना था उसके पहले ही इसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ है, और 1948 में कानून बना था, न्यूनतम मजदूरी कानून। उसमें यह लिखा हुआ था कि इससे कम तो नहीं दे सकते। वो कानून क्यों बना था? क्योंकि मालिक जो भी कह ले आप उसको, कंपनी का मालिक हो या ठेकेदार वाला मालिक हो या बिल्डिंग जो बनाते हैं वो ठेकेदार वाला मालिक हो, सबका मन में ये रहता है कि हम कम से कम कैसे मजदूरी दें और ज्यादा से ज्यादा कैसे खटाएं। खेत में भी यही होता है ना, गृहस्थ क्या सोचता है कि कम से कम हम मजदूरी दें और ज्यादा से ज्यादा काम करवा दें। तो मजदूर की संख्या तो अपने देश में बहुत ज्यादा है, तो अगर इस तरह का कानून नहीं रहेगा तो दिल्ली में क्या होगा पता है? बिहार से लोग 100 रुपया में भी खटने में आ जाएगा, है ना, आ जाएगा कि 100 रुपया मिल रहा है, वहां बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ 100 रुपया में हम खटेंगे इस तरह से। और टाइम का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। 8 घंटा सरकार बोलती है, ऐसे भी 10 घंटा काम करना पड़ता है, 8 घंटा कोई काम होता ही नहीं है। यहाँ दिल्ली में आप पूछिएगा, जो आपके पति यहाँ पंजाब में या दिल्ली में काम करते हैं, क्या 8 ही घंटा काम करते हैं? कितना घंटा काम करते हैं बताइए? कोई 12 घंटा, कोई 10 घंटा, 8 घंटा तो नहीं है। तो सरकार ने मजदूरों के सुरक्षा के लिए मजदूर यूनियन की मांग पर समय समय पर कानून बनाए हैं। उन कानून को भी ये सरकार ढीला कर रही है। क्यों ढीला कर रही है? कानून देखिए, कानून का उल्लंघन भी होता है तो भी कुछ ना कुछ कानून लागू करना पड़ता है, फैक्ट्री में भी हर जगह लागू करना पड़ता है। तो सरकार ढीला इसीलिए कर रही है कि क्योंकि ये सरकार कंपनी की सरकार है।
किसकी सरकार है? कंपनी वालों की सरकार है, पैसों वालों की सरकार है, ऊंची जाति वालों की सरकार है। अब अडानी जी, अभी उसकी बात मीरा भी रखेंगी, वो बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि एक आदमी का नाम है अडानी, गुजरात से है, गुजरात से है अडानी। वो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। कितने साल में? जब से मोदी जी सत्ता पर आए हैं उतने ही साल में वो क्या हुआ? धनी आदमी पहले भी था, लेकिन अचानक उसकी संपत्ति जो है कई 100 गुना बढ़ गई। हम लोग के साथ ऐसा कभी होता है क्या कि आज 1000 रुपए कमाई है और 4 साल में हो गया 50,000 रुपया कमाई, वो 85 गुना हुआ, या 5 लाख रुपया कमाई? ऐसा हुआ है क्या हम लोग के साथ? वो कंपनी चलाते हैं और उनका कमाई इतना बढ़ गया, ये हम किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सब आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मोदी जी ने सारे जो ठेके हैं, सरकार जो काम कराती है, चाहे एयरपोर्ट का रखरखाव का हो या बंदरगाह का हो या अनाज, कटिहार में एक बहुत बड़ा अनाज का भंडार बना है मनसाही के पास में। कौन है मनसाही से? चितौरिया के बगल में बना है ना, वो किसका है? अडानी का है, अडानी का है। सुन लीजिए, वेयर हाउस कहते हैं जहां सामान रखा जाता है, अंग्रेजी नाम हुआ, लेकिन वो मालिक कौन है? तो ये जो सारा चीज है, जो भी सरकार का ठेका है, उसको दिया गया। उसके अलावा क्या किया गया? उसके अलावा क्या किया गया? उसको लोन दिया गया। लोन कैसे दिया गया? सरकारी बैंक से लोन दिया गया। सरकारी बैंक मतलब स्टेट बैंक,